get started with the enhancer. So many genes in mammalian cells are controlled by regulatory sequence located farther away. तो जो ये होते हैं, क्या होते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं जीन्स को, मैमेलियन जीन्स को, वो उनसे बहुत दूर दूर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. कई बार तो बहुत न्यूक्लियोटाइड जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं. सो वहाँ से वो उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं. सो ये जो सीक्वेंस होते हैं इनको हम इन्हेंसर या फिर साइलेंसर कहते हैं. इन्हेंसर आर पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल्ड एलिमेंट्स. जो इन्हेंसर्स होते हैं वो पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल के एलिमेंट्स होते हैं. दे सर्व टू इंक्रीज द बेस लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो ये जो बेस लेवल होता है ट्रांसक्रिप्शन का उसको इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करते हैं. विच इज़ इनिशिएटेड थ्रू द कोर प्रमोटर एलिमेंट. जो कि जो कोर प्रमोटर एलिमेंट्स होते हैं उनसे इनिशिएट किया हुआ होता है. तो एक जो टिपिकल इन्हेंसर होता है वो 100 से 300 बेस पेयर लॉन्ग होता है. असेंशियली कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ बाइंडिंग साइट्स फॉर DNA बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. तो ये जो टिपिकल इन्हेंसर हैं वो क्या होते हैं कि वो एक बाइंडिंग साइट कंसिस्ट करते हैं जो उनकी DNA बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनके लिए. इन 1981 द फर्स्ट इन्हेंसर कैरेक्टराइज्ड वाज फ्रॉम द जीनोम ऑफ सिमियन वायरस 40. तो ये जो पहला इन्हेंसर है वो हमें जीनोम से मिला था, दैट इज सीमियन वायरस 40 से. उसके बाद लेटर ऑन द फर्स्ट सेलुलर इन्हेंसर वाज डिस्कवर्ड इन इम्यूनोग्लोबिन IG हैवी चेन जीन. उसके बाद जो हमारा फिर फर्स्ट सेलुलर इन्हेंसर है वो हमने डिस्कवर किया था, वो इम्यूनोग्लोबिन चेन का था और इसमें हैवी चेन प्रेजेंट थी. ऑल्दो इन्हेंसर वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन यूकैरियोटिक सेल्स. तो ये जो इन्हेंसर हैं ये सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स में आइडेंटिफाई किए थे. दे हैव सब्सिक्वेंटली बीन फाउंड इन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरियाज में भी मिलते हैं. जो कैरेक्टराइजेशन होता है इन्हेंसर का SV40 एंड अदर वायरस लेड टू फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन इन्हेंसर. तो ये जो SV40 में हमको जो इन्हेंसर मिला था या फिर अदर वायरसेस में जो हमें इन्हेंसर मिला था उसकी जो डेफिनेशन है उसके ट्रांसक्रिप्शन के इन्हेंसर्स की वो कुछ इस तरीके से है कि इट इज़ अ DNA सीक्वेंस टिपिकली अबाउट 200 बेस पेयर इन साइज़. तो इसका जो DNA सीक्वेंस होता है वो टिपिकली 200 बेस पेयर का होता है. दैट स्ट्रांगली एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ लिंक्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फ्रॉम इट्स करेक्ट इनिशिएशन साइट. और ये जो क्या होता है, ये स्ट्रांगली क्या करता है, एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को जो कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ लिंक्ड होता है. इट एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिएंटेशन. और ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है उसकी ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंटली. इट इज़ एबल टू एक्सर्ट इट्स फंक्शन ओवर लार्ज डिस्टेंस मोर देन 1000 बेस पेयर. और ये अपना फंक्शन 1000 बेस पेयर से ज़्यादा तक क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है फ्रॉम अ पोजिशन आइदर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ऑफ द इनिशिएशन साइट. डिपेंड नहीं करता कि अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है या डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट है, बट 1000 बेस पेयर की लार्ज डिस्टेंस से अपना ये परफॉर्म कर सकता है फंक्शन. उसके बाद जो इन्हेंसर्स होते हैं वो साइमल्टेनियस स्टिमुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को एक सेल में स्पेसिफिक मैनर में. जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं डिस्टेंस इन्हेंसर से और ये वर्क कर सकते हैं सेम मैकेनिज्म से जो कि एडजेसेंट टू प्रमोटर होता है. सो देयर इज़ नो fundamental difference between the action of enhancer and those of cis acting regulatory sequence adjacent to transcription start site. तो जो ये
ये जो फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं इन्हेंसर के एक्शन में, वो सिस एक्टिंग जो रेगुलेटर सीक्वेंस होते हैं, और ये क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं, इसमें कोई मतलब इनमें कोई भी फंडामेंटल डिफरेंस नहीं होते हैं, ये सेम ही होते हैं। सो इफ़ एन इन्हेंसर एक्टिवेट्स अ स्पेसिफिक जीन इन पोजिशन एंड orientation independent manner, that then what stop it from activating other genes। तो एक जो इन्हेंसर होता है, अगर वो एक्टिवेट हो जाता है और एक स्पेसिफिक जीन की पोजीशन पे या ओरिएंटेशन में इंडिपेंडेंट तरीके से क्या करता है, एक्टिवेट होता है। तो अब अगर इन्हेंसर एक इंडिपेंडेंट तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, यानी इसको किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है, तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस इन्हेंसर को रोक के रखते हैं या इसकी एक्टिविटी को रोकते हैं। सो इट इज़ स्पेसिफिक डीएनए एलिमेंट कॉल्ड इंसुलेटर। तो इसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक डीएनए एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं इन एक्टिवेटर्स के एक्शन को। तो जब एक इंसुलेटर होता है वो इन्हेंसर और प्रमोटर के बीच में होता है, तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है उस इन्हेंसर को एक्टिवेटिंग द प्रमोटर। मतलब वो प्रमोटर को एक्टिवेट नहीं कर सकता। दे मे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इन्हेंसर। तो इस तरीके से इन्हेंसर का फंक्शन हमको यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि एक जो इन्हेंसर है वो एक्टिवेट हो रहा है एक प्रमोटर से, उसकी विसिनिटी में जो है एक इंसुलेटर प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, उसका फंक्शन ब्लॉक कर रहा है। तो इन्हेंसर यहाँ से डायरेक्टली प्रमोटर पे वर्क कर रहा है और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। अब इंसुलेटर अगर बीच में प्रेजेंट है तो वो प्रमोटर के पास नहीं जाने दे रहा, और दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है। So silencers are controlled regions of DNA that, like enhancers, may be लोकेटेड थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर अवे। तो ये जो साइलेंसर्स होते हैं वो रीजन्स होते हैं जो कि डीएनए के बहुत 1000 बेस पेयर ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और वो उसको कंट्रोल करते हैं। दे आर लाइक एनहांसर ओनली। तो साइलेंसर सर्व्स टू रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो अब जो इन्हेंसर है वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही जो साइलेंसर हैं वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल को। तो इसमें दो क्लासेस हैं जो साइलेंसर की, वो हमें क्लासिफाई की हुई हैं। एक है क्लासिक साइलेंसर जो कि पोजीशन इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, और दूसरा है नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट जो कि है पोजीशन डिपेंडेंट एलिमेंट। तो क्लासिक साइलेंसर पोजीशन इंडिपेंडेंट एलिमेंट है और नेगेटिव रेगुलेटर एलिमेंट क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट एलिमेंट है। नाउ वी हैव रोल ऑफ एक्टिवेटर एंड को एक्टिवेटर। So activator in DNA binding protein that stimulate the transcription initiation। तो एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो कि जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन होता है उसके साथ मतलब वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं और फिर क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन करते हैं। सम एक्टिवेटर्स रिकॉग्नाइज अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट एंड इन्फ्लुएंस ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ओनली एट द प्रमोटर। तो अब कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रमोटर एलिमेंट्स को वो करते हैं, पहचानते हैं उन्हें, और उसके बाद क्या करते हैं, वो जो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन की प्रोसेस है उसको फिर वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। उसके बाद जो ये जिसके साथ ये एलिमेंट अटैच होते हैं, एंड अदर एक्टिवेटर्स target site with enhancer and influence transcription several genes at once। तो ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये टारगेट करते हैं इन्हेंसर्स को, और इन्हेंसर्स को टारगेट करके ये बहुत सारे जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इन जनरल दीज फैक्टर हैव बीन फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ 2 डोमेन। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये 2 डोमेन के होते हैं। वन रीजन ऑफ द प्रोटीन स्पेशली बाइंड्स डीएनए। तो इसमें से कुछ जो स्पेशल बाइंडिंग डीएनए होता है वो डीएनए से बाइंड करता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन डोमेन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को उसके
जब वो इंटरैक्ट करता है अदर कंपाउंड्स के साथ, तो ये ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को, सो द बेसिक फंक्शन ऑफ द डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ एन एंकर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ द प्रॉपर साइट ऑफ डीएनए। तो अभी ये जो बेसिक फंक्शन है डीएनए बाइंडिंग का, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ क्या कर रहा है, प्रॉपरली बाइंड हो रहा है। सो द एक्टिवेशन डोमेन दे इंडिपेंडेंटली स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन बाय इंटरैक्टिंग विथ अदर प्रोटीन। तो ये जो डोमेन है ये क्या करता है, ये इंडिपेंडेंटली स्टिमुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को उसके इंटरैक्ट करके उसके प्रोटीन्स के साथ। सो डाइवर्स नेचर ऑफ एक्टिवेशन डोमेन्स हैज़ बीन रिपोर्टेड। तो अब जो ये डाइवर्स नेचर है एक्टिवेशन डोमेन्स का, वो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सम कॉमन टाइप ऑफ एक्टिवेशन डोमेन्स आर एसिटिक डोमेन्स। तो कुछ तरीके के जो कॉमन एक्टिवेशन डोमेन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो एसिडिक डोमेन्स होते हैं। ग्लूटामीन रिच डोमेन्स एंड प्रोलीन रिच डोमेन्स। तो ये क्या है, एसिडिक रिच डोमेन है। वन कॉमन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक एक्टिवेटर इज GAL4। तो यूकैरियोटिक एक्टिवेटर हैं GAL4 इज एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन GAL-L1 जीन ऑफ यीस्ट एस सेरिवेसी। उसके बाद एक और है GAL4, वो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को यीस्ट के जीन के, और ये क्या करता है, ये कोड करता है एंजाइम जो कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज को ग्लूकोज में। उसके बाद जो GAL4 है वो बाइंड होता है 17 बेस पेयर के डीएनए जो कि लोकेटेड होता है 275 बेस पेयर अपस्ट्रीम GAL1 के। तो ये जो GAL4 प्रोटीन होता है ये बाउंड होता है डीएनए के साथ, उसकी जो रफ विसिनिटी होती है प्रमोटर की उसके साथ ये फैसिलिटेट करता है TFIIB जो एक नेसेंट कॉम्प्लेक्स है उसकी जनरल ट्रांसक्रिप्शन के एज अ फैक्टर। व्हेन बाउंडेड देयर इज एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ GAL1 जीन मैनीफोल्ड। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स या हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव। उसके बाद ये है क्या है, हेलिक्स लूप हेलिक्स, फिर ल्यूकीन जिपर, फिर जिंक फिंगर एंड antibody inhibitor of transcription. So we have a lot to discuss now. So let's get started with the DNA binding motifs. So DNA binding protein such as transcription factor recognize and bind a short nucleotide sequence. तो ये जो DNA binding protein होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के, ये उसे पहचानते हैं और क्या होते हैं फिर उसके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं उसके शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। यूजुअली ये जो रिज़ल्ट करता है, ये किस में रिज़ल्ट करता है कि ये एक एक्सटेंसिव कॉम्प्लीमेंट्री जो बिटवीन द सरफेस ऑफ प्रोटीन एंड सरफेस फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स इन द रीजन ऑफ बाइंडिंग। तो ये कॉम्प्लीमेंटारिटी मतलब एक दूसरे के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे के साथ। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है ये कहाँ पे बन रहा है, ये जो प्रोटीन है उसके सरफेस में बन रहा है, और जो डबल हेलिक्स रीजन है डीएनए का वहाँ पे बन रहा है। सो डीएनए बाइंडिंग मोटिव परमिट्स स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन टू इट्स टारगेट सीक्वेंस। तो ये जो डीएनए बाइंडिंग मोटिव होता है ये उसके स्पेसिफिक जो बाइंडिंग होती है डीएनए की, वहाँ पे उसके जो टारगेट्स होते हैं वहाँ पे बाइंड करने में हेल्प करता है। सेवरल कंजर्व्ड स्ट्रक्चर ऑफ मोटिव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच आर कॉमन टू मेनी डिफरेंट डीएनए प्रोटीन्स विथ क्वाइट डिफरेंट स्पेसिफिसिटी। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं मोटिव्स के जो कि कॉमनली हम आइडेंटिफाई करते हैं और जो कि कॉमनली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है उससे।
और ये क्या होते हैं, ये क्वाइट स्पेसिफिक होते हैं। अब इनमें क्या है, इंक्लूडिंग द ल्यूसीन जिपर, हेलिक्स लूप, हेलिक्स, हेलिक्स टर्न, हेलिक्स और जिंक फिंगर मोटिफ्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं। अब सबसे पहला हमारा है हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव। सो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव क्या होता है? द हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव इज प्रेजेंट इन मैनी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये वाला जो मोटिव होता है ये बहुत सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। द HTH मोटिव वाज द फर्स्ट डीएनए बाइंडिंग स्ट्रक्चर टू बी आइडेंटिफाइड। और हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो मोटिव है ये पहला आइडेंटिफाई किया था, जो कि डीएनए बाइंडिंग स्ट्रक्चर के लिए आइडेंटिफाई किया था। सो द मोटिव इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा हेलिक्स सेपरेटेड बाय अ बीटा टर्न मेड अप ऑफ 4 अमीनो एसिड। तो ये जो है ये पहला मोटिव है जो कि 2 अल्फ़ा हेलिक्स का बना हुआ होता है और ये सेपरेट होता है बीटा टर्न से, और इसमें 4 अमीनो एसिड होते हैं। जो सेकंड है वो यूजुअली ग्लाइसिन का होता है। दिस टर्न इन कंजुगेशन विद द फर्स्ट अल्फ़ा हेलिक्स पोजीशन द सेकंड अल्फ़ा हेलिक्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन इज एन ओरिएंटेशन दैट इनेबल इट टू फिट इनसाइड द मेजर ग्रूव ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ये जो होता है ये कंजुगेशन में होता है पहले अल्फ़ा हेलिक्स के साथ, और जो इसकी पोजीशन होती है वो सेकंड अल्फ़ा हेलिक्स के सरफेस पे, उसके सरफेस पे क्या करती है, ओरिएंटेशन करती है, और फिर ये क्या करती है, ये इनेबल करती है उसको फिट करने में जो मेजर ग्रूव्स होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के उनके अंदर। सो दिस सेकंड अल्फ़ा हेलिक्स इज़ नोन एज रिकॉग्निशन हेलिक्स। तो इसे हम रिकॉग्निशन हेलिक्स कहते हैं। फिर द HTH structure is usually 20 or so amino acid in length। तो ये जो होता है ये 20 अम्यूनो एसिड का होता है लेंथ में। सो इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोटीन एज होल। मैनी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन यूटिलाइज एज एन HTH मोटिव। तो बहुत सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव का होता है। जो इसकी रिकॉग्निशन हेलिक्स होती है COH और एक साइड NH2 प्रेजेंट है। जो हेलिक्स है हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव जो होता है वो C टर्मिनल अल्फ़ा हेलिक्स में जब होता है तो उसको हम रिकॉग्निशन हेलिक्स कहते हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करता है सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में डीएनए के। तो ये जो हेलिक्स होता है ये फिट होता है मेजर ग्रूव में डीएनए के पेयर के। The homeodomain is an extended HTF motif processed by each of these protein। उसके बाद जो होम्योडोमेन है वो एक्सटेंड होता है हेलिक टर्न हेलिक मोटिव का। इट इज़ मेड अप ऑफ हाईली कंजर्व डोमेन ऑफ 60 अम्यूनो एसिड इनकोडेड बाय 180 बेस पेयर सीक्वेंस कॉल्ड होम्योबॉक्स। तो इसमें हाईली कंजर्व डोमेन्स होते हैं जो कि 60 अम्यूनो एसिड के होते हैं और ये इनकोड करते हैं 180 बेस पेयर को डीएनए के सीक्वेंस के, और इसे हम होमोबॉक्स कहते हैं। विच फॉर्म्स अल्फ़ा हेलिक्स, और ये अल्फ़ा हेलिक्स की फॉर्मेशन करता है। नंबर 2 and 3 सेपरेटेड बाय बीटा टर्न एंड नंबर 3 एक्टिंग एज रिकॉग्निशन हेलिक्स एंड नंबर 1 मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द माइनर ग्रूव। तो ये है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ हेलिक्स लूप हेलिक्स। तो ये क्या था हमारा हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव। अब है हेलिक्स लूप हेलिक्स। तो द HLH डोमेन इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन डीमिनरलाइजेशन। तो ये प्रोटीन के डीमिनरलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो मोटिव होता है ये कंपोज्ड होता है 2 रीजन्स का। इसमें अल्फ़ा हेलिक्स होता है जो कि सेपरेट होता है उसकी वेरिएबल लेंथ से, और क्या बनाता है 2 अल्फ़ा हेलिक्स की फॉर्मेशन करता है। ये जो मोटिव होता है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है अल्फ़ा टर्न अल्फ़ा हेलिक्स के साथ, और ये बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि CRP प्रोटीन जो इन्वॉल्व होता है लेक ओपेरॉन में। उसके बाद जो
LH मोटिफ होता है वो मीडिएट करता है डीएनए की बाइंडिंग को और जो प्रोटीन डाइमर है उसकी फॉर्मेशन को। तो ये क्या परमिट करते हैं, ये ओकेजनली हेटेरोडाइमर की फॉर्मेशन को परमिट करते हैं। तो एक्टिव HLH होमोडाइमर, द HLH मोटिफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ डीमिनरलाइजेशन एंड डीएनए बाइंडिंग। तो ये जो है जो एक्टिव हेलिक्स लूप हेलिक्स है वो क्या करता है, डीमिनरलाइजेशन का काम करता है और डीएनए बाइंडिंग का भी, तो ये दोनों काम करता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट विच इज़ ल्यूसीन जिपर। तो ये जो ल्यूसीन जिपर है ये 30 से 40 इसमें अम्यूनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इतना लंबा होता है ये, और वो भी ल्यूसीन के। और ये इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो 7th रेसिड्यू है वो हैप्टेट रिपीट का होता है। सो जो इसका जिपर रीजन होता है वो एम्फीफेटिक अल्फ़ा हेलिक्स का बना हुआ होता है, जो कि ल्यूसीन का बना हुआ होता है ऑब्वियसली। और जो इसके अदर जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज़ होते हैं वो अरेंज होते हैं इसकी एक सरफेस में। और जो ल्यूसीन जिपर है ये डोमेन नेसेसरी फॉर प्रोटीन डीमिनरलाइजेशन, तो ये बहुत नेसेसरी होता है प्रोटीन के डीमिनरलाइजेशन के लिए। सो इट इज़ अ मोटिफ generated by repeating distribution of leucine residue spaced 7 amino acid apart with alpha helix region of the protein. The leucine residue ended up with their R group producing the alpha helix domain in. तो जो ये ल्यूसीन रेसिड्यू है ये क्या कर रहा है, उसके रेसिडुअल एंड जो हैं वो आर ग्रुप के प्रोट्यूरिंग हैं उसके अल्फ़ा हेलिक्स के डोमेन में। सो द प्रोट्यूरिंग आर ग्रुप आर थॉट टू interdigitate with leucine R group to another leucine zipper domain, thus stabilizing homo और hetero dimineralization। जो leucine zipper है ये प्रेजेंट होता है बहुत सारे जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं उनके साथ। तो अब ये जो दो लार्ज अल्फ़ा हेलिक्स हैं जो मोनोमर बना रहे हैं वो डीमिनरलाइजेशन कर रहे हैं, और जो डीएनए की बाइंडिंग है डोमेन के साथ वो डिफरेंट सेक्शन में उसकी लेंथ में हो रही है। नाउ वी हैव द लास्ट विच इज़ जिंक फिंगर। आई डोंट थिंक दिस इज़ लास्ट, नो, इसके अलावा भी हैं टॉपिक्स हैं, बट येस यहाँ पे जिंक फिंगर है। तो जिंक फिंगर कोऑर्डिनेट डीएनए मतलब मोटिव्स में आई थिंक ये लास्ट है। तो जो जिंक कोऑर्डिनेटेड डीएनए मोटिव होता है उसको हम जिंक फिंगर कहते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ जिंक फिंगर, बहुत तरीके की जिंक फिंगर्स प्रेजेंट होती हैं। The most widely occurring zinc finger motif in eukaryotes is C2H2 zinc finger, but जो eukaryotes होते हैं उनमें जो बहुत widely motif present होता है वो C2H2 zinc finger होता है, which was first discovered in a transcription factor called TFIIA that regulate the gene for 5S RNA। तो ये जो है पहला जो है ये TFIIA में हुआ था डिस्कवर, और ये रेगुलेट करता है 5S RNA को। उसके बाद जो प्रोटीन है वो स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन की फैमिली जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो कंटेन करता है जिंक फिंगर का। सो दिस क्लास ऑफ जिंक फिंगर अकर इन क्लस्टर। तो ये जो जिंक फिंगर की क्लास है ये क्लस्टर्स में होती है। जो हर एक फिंगर होती है उसमें 30 अम्यूनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 30 अम्यूनो एसिड लॉन्ग होती है, और ये कैरेक्टराइज्ड होती है एक पेयर ऑफ सिस्टीन, और उसमें हिस्टिडीन भी प्रेजेंट होते हैं। ये सेम हमेशा रिलेटिव पोजिशन में होती है। उसके बाद ये एक कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूलर डोमेन जो है वो बनाती है जिंक आयन के कोऑर्डिनेशन के साथ। तो ये टेट्राहाइड्रल सिस्टीन और हिस्टिडीन रेसिड्यू के साथ जो जिंक है वो असेंशियल होता है करेक्ट फोल्डिंग एंड फॉर डीएनए बाइंडिंग। तो ये मतलब करेक्ट फोल्डिंग उसके और डीएनए के बाइंडिंग के लिए जिंक बहुत असेंशियल होता है। जो एनएमआर होता है और जो एक्सरे स्टडीज़ होती हैं उसमें जो C2H2 फिंगर्स हैं वो कॉम्पैक्ट होती हैं ग्लोब्यूलर डोमेन्स के साथ, और ये कंपोज्ड होती हैं 12 रेसिड्यूल्स के अल्फ़ा हेलिक्स के।
जो उसको पैक करते हैं और इरेगुलर बीटा शीट बनाते हैं इस जिंक के साथ। उसके बाद जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है इन फिंगर्स का, वो उनके मेजर ग्रोव्स में लाई करता है और ये 3 जो बेस पेयर हैं उनको उनके कांटेक्ट में होता है। और ये जो बेस पेयर्स हैं ये ऑलमोस्ट इंटायरली विद वन स्ट्रैंड, ये डीएनए के एक स्ट्रैंड के साथ इंटायरली क्या करते हैं, बेस कांटेक्ट करते हैं। तो ये जिंक फिंगर है इस तरीके से। तो ये है C2H2 जिंक फिंगर इज़ द मोस्ट कॉमन डीएनए बाइंडिंग मोटिव, ये हमने पढ़ लिया है। ये जो मोटिव होता है इसमें 23 से 26 रेसिडुअल कंसीक्वेंसेस सीक्वेंस होते हैं जो कि कंजर्व करते हैं सिस्टीन को, और इसमें हिस्टिडीन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है जो कि चेन बाइंडिंग होता है जिंक आयन का। फिर जो जिंक फिंगर होती है वो कॉइंड होती है 2 डायमेंशन फिगर में। इस तरीके से शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस हैं कॉम्पैक्ट उसके। Now we have a second class of DNA binding domain that makes structural use of zinc is found in the nuclear receptor। तो ये जो सेकेंड क्लास होती है DNA बाइंडिंग डोमेन की, वो स्ट्रक्चर बनाती है जिंक का न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में। तो एक सुपर फैमिली होती है लिगेंड के एक्टिवेशन की, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है मेडिएटेड extracellular stimulates such as steroid hormone, thyroid hormone, retinoid acid and vitamin D। So the DNA binding domain of these factor are 70 से 80 अमीनो एसिड लॉन्ग। और ये जो आयंस होते हैं ये 2 जिंक आयंस होते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं टेट्राहेड्रल 4 सिस्टीन रेसिड्यू में। तो ये C2 जिंक फिंगर की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो डोमेन्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं 2 जो सिमिलर लूप हेलिक्स होते हैं उनके मोटिव्स के साथ, और ये फोल्ड करते हैं, एक फोल्ड होते हैं एक साथ और एक सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं। तो ये जो मोटिव होते हैं जिंक आयन लिगेंड के, वो 2 सिस्टीन के होते हैं स्टार्ट में, और जो 2 सिस्टीन होते हैं ये एंड टर्मिनस बनाते हैं अल्फा हेलिक्स का। तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर प्रोटीन के, जो कि डिफरेंट मोटिव्स से बाइंड होते हैं। सबसे पहले हेलिक्स टर्न हेलिक्स है। तो ई कोलाई में ये लैक सप्रेसर और कैप पे वर्क करता है। फाज में क्रो और ट्रिप्टोफान, मैमल्स में होमोबॉक्स प्रोटीन, जिंक फिंगर यीस्ट में गैल4, जीनोपस में TF-III, मैमल्स में स्ट्राइड रिसेप्टर फैमिली। उसके बाद जो ल्यूसीन जिपर होता है वो मैमल्स में CEBP और फोज और जंक और CRE बाइंडिंग प्रोटीन की तरीके से फंक्शन करता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एंटीबॉडी इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। So rifampicin and actinomycin are 2 antibodies that inhibit transcription। So ये जो रिफाम्पिक्सिन है ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है रिफामाइसिन का। जो रिफापिक्सिन होता है ये बाइंड होता है बीटा सब यूनिट की पॉकेट्स में, और ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है उस RNA की एलोंगेशन को। और फिर अब ये जब उसके जो चेन है उसके एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर रहा है, तो इस तरीके से क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। नाउ वी हैव द अनदर विच इज़ एक्टिनोमाइसिन डी। तो जो एक्टिनोमाइसिन डी होता है ये टाइटली बाइंड होता है स्पेसिफिकली डबल हेलिक्स DNA के साथ, और फिर ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है उसके जो टेम्पलेट, उसके जो इफेक्टिव टेम्पलेट हैं, उसके जो RNA सिंथेसिस है उसको। तो इट डज नॉट बाइंड टू सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड RNA। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA के साथ बाइंड नहीं करता, डबल स्टैंडर्ड RNA और RNA DNA हाइब्रिड के साथ बाइंड करता है। तो ये जो फेंजाजोइन रिंग सिस्टम होता है एक्टिनोमाइसिन डी का, वो इंटरकैलेट होता है G और C के बीच में एडजेसेंट टू देम। तो जो बेस पेयर्स होते हैं इनके बीच में वो स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब कि पानी से दूर रहने वाले, और इनकी जो डायमेंशंस होती हैं ये बिल्कुल मतलब स्लिप into space between the pairs of the
minimal deformed of the double helix. So the two cyclic peptide structure bind to the minor groove of the double helix. तो इसमें दो cyclic peptide structures होते हैं जो कि minor groove में double helix के साथ bind होते हैं. The deformation of helix caused by the intercalated actinomycin D prevents the movement of RNA polymerase along the DNA template. तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है इनके हेलिक्स में, तो ये एक्टिनोमाइसिन जो डी है वो प्रिवेंट करता है RNA पॉलीमरेज का मूवमेंट DNA टेम्पलेट में, एंड दस इनहिबिट RNA सिंथेसिस. इसीलिए फिर क्या होता है, RNA का सिंथेसिस भी रुक जाता है. इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू RNA इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो ये जो होता है ये एक्सटेंसिवली यूज़ होता है कि ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करने के लिए बोथ प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी. सो गाइज, थैंक यू सो मच. कीप रिवाइजिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द RNA processing. Okay, thank you.